दोस्तों, आज हम अमेरिकी मीडिया फिगर टकर कार्लसन के जोरदार बयानों के बारे में बात करेंगे, जो कम बुद्धि और मस्खरों के साथ अमेरिकी सीनेट के सदस्यों को खुले तौर पर बुलाने से डरते नहीं थे। उन्होंने पश्चिम में व्यापक स्टीरियोटाइप के बारे में भी संदेह व्यक्त किया कि रूस केवल परमाणु हथियारों के साथ गैस स्टेशन है। संयुक्त राज्य में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय टीवी प्रस्तुतकर्ताओं में से एक से आने वाले ये शब्द उन लोगों के लिए एक वास्तविक चुनौती बन गए हैं जो रूस पर असमान रूप से आरोप लगाने और विश्व मंच पर इसकी भूमिका को कम करने के आदी है। कार्लसन की कठोर बयानबाजी का कारण क्या था? वह क्यों आश्वस्त है कि पिछले 25 वर्षों में रूसी शहरों में रहने का मानक काफी बढ़ गया है, जबकि न्यूयॉर्क, शिकागो और बाल्टीमोर जैसे प्रमुख अमेरिकी मेगासिटी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं? व्लादिमीर पुतिन के लिए उनकी सहानुभूति कहां से आई, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रदर्शन करने की आदत है? इन मुद्दों को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा विश्वास करो, यह निश्चित रूप से आपके ध्यान के लायक है। सबसे बड़े अमेरिकी टेलीविजन चैनल पर सबसे लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रमों में से एक के पूर्व मेजबान टकर कार्लसन को उनकी असंबद्ध शैली, असहज सवाल पूछने की उनकी क्षमता और उनके वार्ताकारों के गले के बिंदुओं को छूने की उनकी क्षमता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। रूस पर उनके विचार संयुक्त राज्य में उदार और रूढ़िवादी दोनों हलकों के बीच गर्म बहस का कारण बन रहे हैं। कुछ उसे क्रेमलिन के प्रति वफादार व्यक्ति मानते हैं, जबकि अन्य उसे एकमात्र पत्रकार के रूप में देखते हैं जो सच बताने की हिम्मत करता है। अमेरिकी प्रतिष्ठान के लिए असुविधाजनक है। कार्लसन खुद रूस पर चर्चा करते समय अमेरिकी राजनेताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रूढ़ियों और प्रचार क्लिच से थक जाने का दावा करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका को ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहां लोगों को केवल उनकी राष्ट्रीयता या अंतिम नाम से आंका जाए। यह स्थिति रूसी विरोधी भावना की लहर के विपरीत है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी मीडिया को बह दिया है। अपने आखिरी साक्षात्कार में टकर कार्लसन ने अमेरिकी सीनेट के बारे में तेजी से बात की, इसे कम बौद्धिक जोकरों का एक गुच्छा कहा। उनके अनुसार अधिकांश अमेरिकी सांसद रूस के बारे में अन्य लोगों के बयानों से बिना सोचे समझे सहमत है, यहां तक कि मामलों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की कोशिश किए बिना। उन्होंने याद किया कि दिवंगत सीनेटर जॉन मैक्केन द्वारा परमाणु हथियारों के साथ गैस स्टेशन के रूप में रूस के स्टीरियोटाइप को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया था। कार्लसन ने खुले तौर पर उन पर इतिहास, संस्कृति और रूस में चीजों की वास्तविक स्थिति की प्राथमिक समझ की कमी का आरोप लगाया। टीवी प्रस्तोता इस बात पर जोर देता है कि जो कोई भी कम से कम एक बार रूस गया है या उसके शास्त्रीय साहित्य से परिचित है, वह आदिम लेबल का उपयोग नहीं करेगा। वह अमेरिकी राजनेताओं का मजाक उड़ाते हैं, जिन्होंने अपनी राय में अपना पूरा जीवन बंद सम्मेलन कक्षों में बिताया है और लियो टॉल्स्टॉय के युद्ध और शांति को पढ़ने या दोस्तोवस्की के कार्यों के अर्थ को समझने की कोशिश भी नहीं की है। कार्लसन के दृष्टिकोण से रूसी लोगों को पूर्ण बुराई के रूप में पेश करना या पूरे देश को गैस स्टेशनों की अवधारणा को कम करना न केवल एक सरलीकृत है, बल्कि दुनिया का एक अत्यंत खतरनाक दृष्टिकोण भी है। पत्रकार याद दिलाता है कि रूस एक सदियों पुराना इतिहास और एक शक्तिशाली संस्कृति वाला राज्य है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार भी है। इस तरह की एक जटिल घटना को एक प्रचार क्लिच में कम करने के लिए रूसी राजनीति और राष्ट्रीय पहचान को आकार देने वाले प्रमुख पहलुओं को पूरी तरह से अनदेखा करना है। उसी समय कार्लसन यह दावा नहीं करते हैं कि अमेरिकियों को रूस से प्यार या समर्थन करना चाहिए। वह केवल इस बात पर जोर देता है कि इस देश को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उपहास और सतही सामान्यीकरण के लिए एक वस्तु के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पत्रकार विशेष रूप से उन मामलों से नाराज होता है जब लोगों के साथ केवल उनकी राष्ट्रीयता या नागरिकता के कारण भेदभाव किया जाता है। वह एक उदाहरण के रूप में रूसी एथलीटों के साथ स्थिति का हवाला देते हैं, जिन्हें हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से रोक दिया गया है या राष्ट्रीय ध्वज के बिना प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया गया है। कार्लसन इसकी तुलना मैकार्थीवाद के युग से करते हैं, जब अवांछनीय देश के साथ कोई भी संबंध दमन और उत्पीड़न का कारण बन सकता है। पत्रकार इस बात पर जोर देता है कि वह ऐसे देश में नहीं रहना चाहता जहां इस तरह की प्रथाएं आदर्श बन रही है। उनकी राय में यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय के बहुत अमेरिकी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। वह याद करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमेशा खुद को एक ऐसे देश के रूप में तैनात किया है जहां सभी के पास समान अवसर है, चाहे मूल कुछ भी हो। हालांकि
हाल के वर्षों में उनकी राय में इन आदर्शों को राजनीतिक स्थिति से तेजी से बदल दिया गया है। लेकिन शायद कार्लसन के हालिया भाषणों में सबसे गूंजने वाले विषयों में से एक रूस और संयुक्त राज्य में जीवन स्तर की तुलना थी। उनका तर्क है कि पिछले 25 वर्षों में रूसी शहरों में काफी बदलाव आया है, जबकि कई अमेरिकी मेगासिटी इसके विपरीत अपमानित हुए हैं। पत्रकार के अनुसार, यदि आप आज मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग को देखते हैं, तो आप आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरों को साफ सड़कों, विकसित सार्वजनिक परिवहन और सुरक्षित क्षेत्रों के साथ देख सकते हैं। इसी समय न्यूयॉर्क, शिकागो और बाल्टीमोर जैसे अमेरिकी दिग्गज बढ़ते अपराध, बुनियादी ढांचे की समस्याओं और जीवन की बिगड़ती गुणवत्ता से पीड़ित है। कार्लसन ने नोट किया कि अमेरिकी राजनेता इन समस्याओं को अनदेखा करना पसंद करते हैं। अपने देश को विकसित करने के बजाय विदेश नीति के रोमांच पर भारी मात्रा में पैसा खर्च करना जारी रखते हैं। उनका मानना है कि अगर अमेरिकी अधिकारियों ने रूस को बदनाम करने के बजाय घरेलू मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया होता, तो अमेरिकियों ने बेहतर प्रदर्शन किया होता। टकर कार्लसन के अनुसार, पिछले 25 वर्षों में रूस में महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, जबकि इसके विपरीत न्यूयॉर्क, शिकागो और बाल्टीमोर जैसे अमेरिकी शहरों ने स्थिति में गंभीर गिरावट का सामना किया है। कुछ संशयवादी रूसी क्षेत्रों में मौजूदा समस्याओं को व्यंग्यात्मक रूप से याद करते हैं, लेकिन पत्रकार जोर देकर कहते हैं कि उद्देश्य डेटा आय में वृद्धि और सबसे बड़े रूसी शहरों में बेहतर बुनियादी ढांचे का संकेत देता है। उसी समय अमेरिकी मेगासिटी को उपेक्षा, बढ़ते अपराध और गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कार्लसन के विरोधियों ने तर्क दिया कि रातों-रात दो अलग-अलग देशों की तुलना करना असंभव है। हालांकि पत्रकार खुद जवाब देते हैं कि अगर जॉन मैक्केन जैसे राजनेता रूस को गैस स्टेशन की छवि में कम कर सकते हैं, तो 1990 के दशक से लेकर आज तक दोनों देशों में जीवन स्तर की गतिशीलता का निष्पक्ष मूल्यांकन करना असंभव क्यों है? कार्लसन खुद को अमूर्त बयानों तक सीमित नहीं रखते हैं, लेकिन ठोस उदाहरण देते हैं जो स्पष्ट रूप से अमेरिकी मेगासिटी में बिगड़ती स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। उनका दावा है कि न्यूयॉर्क अधिक गंदा, अधिक अराजक और अधिक खतरनाक हो गया है, जबकि स्थानीय अधिकारी इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। उनके अनुसार सड़क अपराध का स्तर बढ़ रहा है और नशीली दवाओं की लत और बेघर होने जैसी समस्याएं खतरनाक हो गई है। और यह न केवल न्यूयॉर्क पर लागू होता है, बल्कि अन्य एक बार समृद्ध अमेरिकी शहरों पर भी लागू होता है, जिन्हें पहले आदेश और विकास का एक मॉडल माना जाता था। इसके विपरीत कार्लसन रूसी शहरों का हवाला देते हैं, जो उनकी राय में 1990 के दशक की तुलना में सुरक्षित और स्वच्छ हो गए हैं, जब देश यूएसएसआर के पतन के बाद एक गंभीर संकट का सामना कर रहा था। वह स्वीकार करता है कि रूस में सब कुछ सही नहीं है, लेकिन इस बात पर जोर देता है कि समग्र स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि अमेरिकी शहरों में इसके विपरीत गिरावट आई है। कार्लसन के सबसे गूंजने वाले बयानों में से एक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर उनकी स्थिति थी। अमेरिकी राजनीतिक माहौल में पुतिन की आलोचना करना लंबे समय से आदर्श रहा है। उन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने से लेकर सत्तावादी राज्य का एक विशेष मॉडल स्थापित करने तक सब कुछ का आरोप लगाया गया है। हालांकि टकर कार्लसन ने खुले तौर पर कहा कि वह अपनी देशभक्ति और बहुराष्ट्रीय आबादी और एक जटिल इतिहास के साथ इतने विशाल देश को नियंत्रण में रखने की क्षमता के लिए रूसी नेता का सम्मान करते हैं। पत्रकार के अनुसार रूस का पतन एक वैश्विक तबाही होगी, क्योंकि हम एक परमाणु शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और एक संभावित आंतरिक संघर्ष दशकों तक खींच सकता है। वह रूस के काल्पनिक पतन की तुलना 5 साल के गृहयुद्ध से करता है, जिसके परिणाम पश्चिमी राजनेताओं की तुलना में बहुत खराब होंगे। हमारे दर्शकों को यह याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि टकर कार्लसन केवल एक सिद्धांतकार या एक सोफे आलू विश्लेषक नहीं है, जो अन्य लोगों की रिपोर्ट और अफवाहों पर अपने निष्कर्ष बनाता है। वह व्यक्तिगत रूप से पिछले साल मॉस्को आए और अपनी आंखों से देखा कि रूसी राजधानी में चीजें वास्तव में कैसी है। यह यात्रा एक वास्तविक आकर्षण थी, विशेष रूप से एक पत्रकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए जो आमतौर पर स्वीकृत कथा के खिलाफ जाने से डरते नहीं है। खंडहर और प्रतिबंधों के बारे में पुराने क्लिच को दोहराने के बजाय उन्होंने खुद सब कुछ जांचने का फैसला किया, और उनकी यात्रा के परिणाम उन लोगों के लिए एक अप्रिय आश्चर्य के रूप में आए जो वर्षों से पश्चिमी मीडिया में रूस के बारे में मिथक बना रहे थे। सबसे पहले
कार्लसन व्यक्तिगत रूप से यह सत्यापित करने के लिए एक साधारण मॉस्को स्टोर में गए कि क्या प्रतिबंधों ने वास्तव में खाली अलमारियों को जन्म दिया था, जैसा कि पश्चिमी पत्रकार हमें बताना पसंद करते हैं। परिणाम बिल्कुल विपरीत निकला। वह माल, वर्गीकरण और कीमतों की प्रचुरता से आश्चर्यचकित था, जो उसके अनुसार कुछ मामलों में संयुक्त राज्य की तुलना में भी कम निकला। उन्होंने कहा कि पश्चिमी प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को अपने घुटनों पर लाने में विफल रहे, लेकिन इसके विपरीत इसे विकसित करने के लिए धक्का दिया। यह प्रचार के लिए एक शक्तिशाली झटका था, क्योंकि अब भूखे रूस के बारे में कहानियों के जवाब में आप बस कार्लसन की रिपोर्ट दिखा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान मॉस्को मेट्रो में वापस कर दिया, कुछ ऐसा जिसने उन्हें अपनी पिछली यात्रा के दौरान प्रभावित किया था। कार्लसन ने स्टेशनों की सुंदरता, उनकी सफाई और व्यवस्था के बारे में प्रशंसा के साथ बात की। इसकी तुलना अमेरिकी शहरों में सार्वजनिक परिवहन की उपेक्षित स्थिति से की। वह विशेष रूप से इस बात से प्रभावित थे कि यात्रियों के लिए समय सारिणी से लेकर सुरक्षा स्तर तक सब कुछ कितना अच्छा और सुविधाजनक था। उस समय यह स्पष्ट हो गया कि वह केवल जिज्ञासा से बाहर की समीक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि ईमानदारी से यह समझने की कोशिश कर रहा था कि असली रूस पश्चिमी मीडिया में चित्रित किए गए से इतना अलग क्यों था। खैर, उनकी यात्रा की परिणति, जाहिर है, व्लादिमीर पुतिन के साथ एक साक्षात्कार था, जो पिछले वर्ष की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक था। इस बातचीत ने तुरंत पश्चिम में भावनाओं का तूफान पैदा कर दिया। किसी ने नाराजगी जताई, किसी ने प्रशंसा की, लेकिन कोई भी उदासीन नहीं रहा। कार्लसन ने न केवल रूसी नेता को मंजिल दी, बल्कि एक खुले संवाद के लिए एक मंच बनाया, जिसे पश्चिमी मीडिया ने लंबे समय से टाला है। उन्होंने नुकीले सवाल पूछे, जवाब सुने और दर्शकों को अपना निष्कर्ष निकालने दिया। यह ठीक ऐसी क्रियाएं हैं जो एक वास्तविक पत्रकार को एक प्रचारक से अलग करती है। आप विभिन्न तरीकों से उनके विचारों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद है, वह सच्चाई के लिए प्रयास करता है और इसे देखने से डरता नहीं है, जहां दूसरे भी कोशिश नहीं करते हैं। अमेरिकी समाज ने पुतिन के बारे में कार्लसन के शब्दों को अस्पष्ट रूप से प्राप्त किया है। उदारवादी हलकों में उन पर तुरंत क्रेमलिन के लिए काम करने का आरोप लगाया गया था और राय रूढ़िवादियों के बीच विभाजित थी। कुछ ने उनके साहस के लिए उनकी सराहना की, दूसरों का मानना है कि वह रूस पर बहुत नरम है। टीवी प्रस्तोता खुद सभी हमलों को रोकता है, यह कहते हुए कि सच्चाई बताने और गैरतुच्छ तथ्यों को आवाज देने का मतलब पक्ष लेना नहीं है। वह तर्क और मामलों की वास्तविक स्थिति के आधार पर निष्पक्षता पर जोर देता है, न कि वाशिंगटन के राजनेताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रचार क्लिच पर। उनके अनुसार, अगर कोई गैस स्टेशन के रूप में रूस के स्टीरियोटाइप पर संदेह करने की हिम्मत करता है, तो उन्हें तुरंत दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। रूस के भविष्य और पश्चिम के साथ उसके संबंधों पर चिंतन करते हुए टकर कार्लसन ने जोर दिया कि इस देश को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, खासकर हाल के वर्षों की घटनाओं को देखते हुए। उन्होंने संकेत दिया कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने कई विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों के विपरीत रूसी अर्थव्यवस्था के पतन का कारण नहीं बनाया, लेकिन इसके विपरीत पूर्वी बाजारों में इसके पुनर्संरचना और अपने स्वयं के उद्योगों के विकास में योगदान दिया। नतीजतन, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा है, अराजकता बोना और रूस को भीतर से अस्थिर करना। कार्लसन के अनुसार, इसका कारण यह है कि हाल के वर्षों में रूस में राष्ट्रीय समेकन की मजबूती हुई है और देशभक्ति की भावनाएं काफी बड़ी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर अमेरिकी राजनेता इतिहास को बेहतर जानते थे, तो वे इस तरह के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते थे। पत्रकार याद दिलाता है कि रूस पर बाहरी दबाव जितना मजबूत होगा, उतना ही एकजुट होगा। कुछ टकर कार्लसन के शब्दों की व्याख्या करते हैं, जैसे कि वह उत्साहपूर्वक मॉस्को की नीति का समर्थन करता है और अपने सभी कार्यों को सही ठहराता है। हालांकि, पत्रकार खुद दावा करता है कि स्थिति का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण और यहां तक कि कुछ पहलुओं से असहमति का मतलब स्वचालित रूप से दुश्मन के पक्ष में जाना नहीं है। उनका मानना है कि अमेरिकी सीनेटरों और कांग्रेसियों को विरोधियों के तर्कों को सुनना और किसी और के दृष्टिकोण का सम्मान करना सीखना चाहिए, बजाय चरम पर पहुंचने के रूस को विशेष रूप से एक नकारात्मक प्रकाश में चित्रित करना, इसे गैस स्टेशन या बुराई का अवतार कहना। उनकी राय में अमेरिकी राजनेताओं को अधिक परिपक्व और संतुलित संवाद करना चाहिए। कार्लसन इस बात पर जोर देते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी पर्याप्त समस्याएं हैं, जिन पर उसे पहले ध्यान देना चाहिए।
इस संदर्भ में उन्होंने अपनी स्थिति को दोहराते हुए कहा कि वह ऐसे देश में नहीं रहना चाहते हैं जहां रूसी उपनाम वाले एथलीटों के साथ भेदभाव किया जाता है। वह अमेरिकी खेल संगठनों के कार्यों की तुलना राष्ट्रीय असहिष्णुता की अभिव्यक्ति से करते हैं, जो उनकी राय में स्वतंत्रता और समानता के मूल सिद्धांतों के लिए काउंटर चलाता है, जिस पर अमेरिकी समाज मूल रूप से बनाया गया था। कार्लसन उस अवधि के समानांतर है जब रंगभेद की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीका के एथलीटों का बहिष्कार किया गया था। हालांकि तब एक अलग राजनीतिक संदर्भ था और देश पर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया था। अब उनके अनुसार रूसी खिलाड़ियों के संबंध में और स्थिति के गहन विश्लेषण के बिना कुछ ऐसा ही हो रहा है। नतीजतन पत्रकार का मानना है, खेल सिद्धांत अपना मूल्य खो देते हैं और जो लोग सिर्फ पेशेवर स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं उन्हें गलत तरीके से दंडित किया जा रहा है। हालांकि उन्हें अपनी लोकप्रियता के लिए एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। उन पर बार बार सत्तावादी शासन के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया है और कई मीडिया आउटलेट्स ने रूस के बारे में उनके शब्दों को गुप्त क्रेमलिन प्रचार के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। कार्लसन हालांकि विडंबना से इस तरह के आरोपों को खारिज करते हैं, यह तर्क देते हुए कि वास्तविकता का एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण किसी व्यक्ति को अपने देश का गद्दार नहीं बनाता है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया स्पेस में लगभग एकमात्र पत्रकार की छवि बनाई है जो बिना आक्रामकता और कैरिकेचर दृष्टिकोण के रूस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि टकर कार्लसन के बयानों वाली सामग्री वास्तव में दिलचस्प और महत्वपूर्ण निकली। एक ऐसे युग में जब कई पश्चिमी मीडिया आउटलेट एकतरफा बयानबाजी का पालन करते हैं, रूस के बारे में उनका ईमानदार और निष्पक्ष दृष्टिकोण ताजा और बोल्ड दिखता है। वह एक आदर्श चित्र को चित्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वह उन क्लिच का भी उपयोग नहीं करता है जो अमेरिकी राजनेता अक्सर उपयोग करते हैं। यह विशेष रूप से मूल्यवान है कि वह न केवल रूस की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि संयुक्त राज्य के भीतर ही संकट की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि एक उद्देश्य विश्लेषण को हमेशा दोनों पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सम्मानित है क्योंकि हर पत्रकार मुख्यधारा के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है, खासकर ऐसे जटिल विषय में। मैं अपने संतुलित दृष्टिकोण और वास्तविक स्थिति को समझने की इच्छा के लिए टकर कार्लसन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत सारे पूर्वकल्पित राय है, उनकी आवाज वास्तव में बाहर खड़ी है। रूस हमेशा ऐसे लोगों को देखकर खुश होता है जो सच्चाई की तलाश करने और खुलकर बोलने से डरते नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह अपनी आंखों से इसके विकास और उन परिवर्तनों को देखने के लिए एक से अधिक बार हमारे देश का दौरा करेंगे जिनके बारे में वह इतनी साहसपूर्वक बोलते हैं। यदि आप मुझसे सहमत हैं और आपको मेरी सामग्री पसंद है, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।